नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि आप इन दिनों खरीफ मौसम की फसल उत्पादन के लिए खेत की तैयारी से लेकर बाकी कार्यों में जुटे हुए हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी पद्धति के बारे में बताएंगे जिसके ज़रिए आप एक बार की लागत में दोहरा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, या यूँ कहें कि एक साथ दो फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। इसे कहते हैं अंतर्वर्ती फसल पद्धति। ये कैसे उपयोग में लाई जाती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसे कैसे अपनाया जाना चाहिए, आज इसी विषय पर हम आपको जानकारी देंगे। और हमारे इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर BL कुम्हारे। आप PhD स्कॉलर हैं और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आप पदस्थ हैं। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। जी सर, नमस्कार साहब। सभी किसान भाइयों बहनों का मेरा फिर से नमस्कार। जी और आज अपन बात करेंगे जी। अंतर्वर्ती फसल। ये तो एक ही सबसे बहुत पहले डॉक्टर साहब हम यही जानना चाहेंगे कि अंतर्वर्ती फसल पद्धति क्या होती है। सर, अंतर्वर्ती फसली एक ऐसी पद्धति है जिसमें एकल पद्धति के साथ साथ बीच बीच में कतारों में एक लाइन पंक्तियों में दूसरी फसल बोना। अच्छा। अब इसमें दो ही चीज़ का मुख्य ध्यान रखें कि इस फसल पद्धति में एक तो जो जमीन है उसका पूरा उपयोग हो, उसके साथ साथ अपने जितने प्राकृतिक संसाधन है, जल, वायु, प्रकाश, और जिसको अपन ऐसे बोल सकते हैं स्थान, इसका पूरा उपयोग हो। तो इनके लिए अपने को सबसे पहले इन फसल का जो चुनाव करते हैं उसमें सबसे पहले तो अपन ये ध्यान रखते हैं कि फसल का जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो एक जैसा होना चाहिए, नहीं तो आपको कटाई में फिर दिक्कत आती। दूसरा, इसकी जो जलमांग है फसल की, वो इतना ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ये कि एक फसल, दोनों फसलों की जो जलमांग है वो लगभग एक एट पार होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। जैसे कि आप मक्के के साथ आप उड़द कर रहे हो, तो हालांकि उड़द की थोड़ी जलमांग कम है मक्के से, लेकिन उसके साथ वो एडजस्टेबल है। ऐसा नहीं अच्छा कि राइस अच्छा। के साथ, चावल के साथ हाँ आप कोई बिल्कुल ही कम जलमांग वाली फसल लगा दो तो उसके साथ ये इतना पॉसिबल संभव नहीं हो पाता है। दूसरा, इस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए कि जो पोषक तत्व जो ग्रहण करता है पौधा, उसके लिए आपस में प्रतियोगी नहीं होने चाहिए। अच्छा एक अच्छा। दूसरे के लिए सहचर होना जरूरी है। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि वो पौधा जो मेन मुख्य फसल है अपनी, वो भी अपने पोषक तत्व जितना रिक्वायरमेंट है या जितनी आवश्यकता है उसकी ग्रहण करेगी, और उसके साथ साथ जो अपनी गौण फसल जिसको आप अंतर्वर्ती फसल के रूप में ले रहे हो, वो फसल भी आपके लिए अपने न्यूट्रिएंट की जो पोषक तत्व है उसकी पूर्ति करेगी। तो वो एक प्रतियोगी फसल नहीं होनी चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट इसका घटक है। इसके साथ साथ अब अपन जो खेत की तैयारी हाँ, मैं उसी पर आ रहा था कि हमारे किसान भाई जिन्होंने अभी तक अंतर्वर्ती फसल पद्धति नहीं अपनाई है, तो उन्हें शुरुआत कहाँ से करना चाहिए। शुरुआत में सबसे पहले तो अपन जो खेत की तैयारी, जो अपन किसान भाई उस चीज़ में सबसे अच्छे माहिर हैं, जिसे अपन एकल पद्धति में करते हैं, वैसे ही प्रत्येक तीसरे साल कम से कम एक गहरी जुताई होनी चाहिए गर्मी में। उसके बाद आप 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके उसके ऊपर पाटा चलाना चाहिए ताकि भूमि अपनी समतल हो जाए, ताकि उस पर अगर मान लो अपने को पानी की ज़रूरत भी पड़े या बुआई भी आसानी से हो। जितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी होगी उससे उतनी अच्छी होगी। अच्छा। ठीक है। अब इसके बाद दूसरी जो स्टेप लेते हैं अपन बीजोपचार की। अंतर्वर्ती फसल में फसल को बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे फसल में जो होने वाला प्राथमिक स्टेज पर या प्राथमिक अवस्था पर जो रोग का जो अटैक होता है, कीड़े का अटैक होता है, उससे अपन बचा जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो फंजीसाइड होता है, कोई सा भी फंजीसाइड, जैसे आप मैनकोजेब हुआ, थायरम हुआ, उससे 2 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज। उसके बाद फंजीसाइड के साथ साथ उसको इंसेक्टिसाइड, जिसको कीटनाशी बोलते हैं, उससे आप ट्रीट करिए, जैसे साइक्लोहेक्सोगिन हुआ। और बाद में राइजोबियम कल्चर एक जीवाणु से करिए। जीवाणु से करने का से इससे क्या होगा कि जो जीवाणु है वो अपना सेफ रहेगा, और पौधे को अधिकतर जो फंगस कवक जनित रोग होते हैं वो अंत्य बीज स्पोर से अटैक होते हैं। तो जो बीज के जो गुण पर जो अटैक होता है उससे बचता है। और पौधा प्रारंभिक अवस्था में अगर स्वस्थ रहेगा तो आई थिंक आगे पौधा स्वस्थ ही रहेगा और अपने को डेफिनेटली अच्छी उपज मिलेगी। जी। फसलों का चयन किसान भाइयों को कैसे करना चाहिए, जैसे अगर अभी अब खरीफ का मौसम है तो किसान भाई किस तरीके से अगर पहली बार वो शुरुआत करें तो कौन सी 2 फसलें उनको लेना चाहिए। हालांकि कई किसान भाई हमारे परंपरागत जैसे सोयाबीन की फसल लेते हैं या अरहर की फसल ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ में फिर उन्हें कौन सी फसलों का चयन करना चाहिए। जी, अभी अपन आप खरीफ मौसम को देखते हुए अपन ये देखना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली जो ऐसी फसलें होती है जो सहचर फसलें या जिसको समांतर फसलें बोल सकते हैं, ऐसी है कि 2 फसलें, कोई सी ऐसी फसलों का चुनाव करें जिनकी वृद्धि
करने की जो हैबिट है, आदत है, वो अलग अलग हो। अच्छा। जैसे कि आपका मक्का है, सीधा बढ़ने वाली फसल ठीक है, है। उसके साथ आपने लोबिया लगा दी तो लोबिया लेट के चलने वाली। तो इवन दैट उनके लिए सूर्य की लाइट के लिए भी नहीं रहेगा कंपटीशन, और दोनों की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग, पोषक तत्वों की आवश्यकता भी अलग अलग रहती है, और दोनों का जो परिपक्व अवधि है वो भी समान है लगभग। अच्छा। तो दोनों फसल है जो अपने को एक दूसरे से कहीं कॉम्पिटेट नहीं करती। तो मक्के के साथ ही है। दूसरा, अपने मध्य प्रदेश के लिए सोयाबीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या मुख्य फसल है, जो भारत में सबसे ज़्यादा मीन्स योगदान है उसका। तो सोयाबीन में जो अंतर्वर्ती फसलें की जाती है, जैसे 4 लाइन सोयाबीन की है, 4 लाइन सोयाबीन के बीच में आप 2 लाइन अरहर की भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें या फिर 9x4 9 लाइन सोयाबीन की है, 4 लाइन मक्के की है। आजकल तो ऐसे प्लांटर आ गए हैं, जो सीड ड्रिल मशीन आ गई, जिसमें 4 लाइन ऑटोमेटिक ही आप इसकी और साइड के एक एक रो अपनी जो पंक्ति है वो उड़द के या मूंग की, जो भी आप इंटरक्रॉप में लेना चाह रहे हो गौण फसल के रूप में, उसकी आप ऑटोमेटिक बनती जाएगी। और जैसे आपका दूसरा जो ट्रैक्टर का आएगा व्हील, तो उससे आपकी 2 लाइन वो हो जाएगी और 4 लाइन वो हो जाएगी। तो 4:2, 9:4, 6:3, जो भी आपको उसमें आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग उसको आपको उगाना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा है। और यानी सोयाबीन के साथ में अरहर या मक्के की फसल ली जा सकती है जी। और इनकी बुआई एक साथ होती है अलग अलग, या उस समय क्या ध्यान रखना किसान भाइयों? बुआई के लिए मैं ये बता रहा हूँ, आजकल जो है मिक्स्ड जो इंटरक्रॉपिंग सीड प्लांटर आ चुके हैं, उनकी हेल्प से आप अपन कर सकते हैं। अच्छा। जो ताकि 4 लाइन उसी में उसी सीड ड्रिल मशीन से 4 लाइन अपनी सोयाबीन की निकलेगी और दोनों साइड में एक एक लाइन निकलेगी। लेकिन ट्रैक्टर का जो सेकंड राउंड आएगा उससे 2 लाइन हो जाएगी इंटरक्रॉपिंग की, फिर 4, तो 4/2 की। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो जैसे आपने जो नॉर्मल सीड ड्रिल से करनी है, तो 2 सीड ड्रिल अपने जो मेन क्रॉप रखनी है, मुख्य क्रॉप रखनी है, उसकी चला लीजिए, और दूसरा में एक बार सेकंड में एक राउंड उसका ले लीजिए इंटरक्रॉप का। तो आप इससे आपका जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है उसको सक्सेसफुल। यानी देखिए किसान भाइयों, अगर आप अंतर्वर्ती फसल पद्धति पर जा रहे हैं, 2 फसलें आपको एक साथ लेनी, तो सबसे पहले फसलों का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें ध्यान देना आपको आवश्यक है कि एक फसल ऐसी हो जो सीधे खड़े हो रही हो, दूसरी फसल लेटे में हो, या फिर ऐसी फसलों का चयन करें जिनको समान अवधि में जो पकने की जिनमें ज़रूरत होती है, और पानी भी जिनमें एक समान लगता हो। सिंचाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि कई फसलें ऐसी होती है डॉक्टर साहब की जिनमें कम पानी लगता है, किनमें ज़्यादा। तो उसमें किसान भाई क्या सावधानी रखें? इसमें क्या कि अपन खरीफ के फसल के विषय पे बात कर रहे हैं, तो इसमें जनरली सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि अपन मानसून आधारित खेती है। फिर भी अगर बीच में अगर अपने को सूखा लगे तो उसमें अपन अधिकतर किसान अपने अनुभव के आधार पर सिंचाई करते हैं। अच्छा। और ऐसा ही होना भी चाहिए। अगर अपने पास सिंचाई की उपलब्धता है और सूखे के कारण, जैसे भी तो मानसून थोड़ा लेट हो गया है, लेट हो गया है, तो इसके लिए जैसे कुछ फसलें ऐसी है, जैसे अपना चावल बादाम, तो इसकी नर्सरी बना के रखे। अच्छा। तो 25 दिन अपना जो राइस का जो ड्यूरेशन है चावल का, नर्सरी में टाइम कंज्यूम हो जाएगा, उसका समय उसमें लग जाएगा, तो फिर उसका जो ड्यूरेशन है उतना एक्सटेंड रहेगा, अच्छा रहेगा। और फिर अगर लेट मानसून हो रहा तो इसमें अगली बार आप अपन जो जितनी भी लघु अवधि वाली किस्में हैं, जैसे कि सोयाबीन में अपन 9305 इस पे जाइए, या 9560, फिर भी 110 दिन की है, फिर भी ये चल जाती है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ है, लघु अवधि वाली फसलें, उन पे जाइए आप, मक्के में जाइए, मूंग में जाइए, उड़द में जाइए। तो क्या कि जो लघु अवधि वाली फसलें हैं वो ज़्यादा कारगर होती है अगर बारिश अपना एक्सटेंड होता है, लेट मानसून आता है। जी। तो देखिए किसान भाई, ये तो हमने पद्धति के बारे में आपको बताया, खेत की तैयारी के बारे में बताया, लेकिन फ़ायदे की अगर हम बात करें, लाभ की बात करें, तो डॉक्टर साहब 2 फसलें एक साथ लेने के फ़ायदे क्या क्या, थोड़ा हमारे किसान भाइयों को विस्तार से बताइए। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जैसे कि अपन कोई भी इनपुट सप्लाई करेंगे तो अपन अपनी जो मुख्य फसल है उसी के हिसाब से करेंगे। अपन गौण फसल के लिए कोई भी इनपुट नहीं देंगे। इवन दैट अपना पानी, सबसे इम्पोर्टेंट, खाद बच रहा है, खाद भी बच रहा है, पानी भी बच रहा है अपना, और उसी इनपुट में अपने को वो एडिशनल इनकम मिल रही है। दूसरा फायदा ये होगा, जैसे कि आजकल फसल बीमा योजना बहुत प्रचलित है। मान लो अपनी एक फसल खराब हो गई है, ठीक है, तो उसी खेत में दूसरी फसल का अपने पास बीमा है। अच्छा। और तीसरी बार एक प्राकृतिक कारण भी कहीं हो सकता है, जैसे कोई कीड़े का या कोई बीमारी का, जैसे पिछली बार फाल आर्मीवर्म बहुत आया था, और फाल आर्मी मक्के की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया था, ठीक है। तो आप कम से कम आपका मक्का नहीं हुआ तो उड़द तो हो गया ना,
कम से कम तो आपकी जो रिस्क बेयरिंग जो है वो फसल उत्पादकता अच्छी है और रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी जैसे आपको increase सोयाबीन की करते हैं। फसल किसान भाई लेते हैं, प्राकृतिक आपदा हुई, बारिश हो गई बहुत तेज, तो पूरी की पूरी सोयाबीन की फसल खराब हो जाती थी। जी, जी, तो उसके साथ में अगर आपके पास कोई और फसल उसमें लगी हुई है तो शायद आपको उससे कुछ कुछ आय प्राप्त हो जाए। आय जी। प्राप्त जी। होगी। इसके बारे में हम और विस्तार से समझेंगे। डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त है किसान भाई एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम अंतर्वर्ती फसलों के बारे में और चर्चा करेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे कि इसके फायदे कैसे और उसको कैसे अपनाया जाना है। जल्द हाजिर हो रहा अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों का आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्वर्ती फसल पद्धति के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर BL कुम्हारे जी हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ब्रेक में जाने से पहले हमने चर्चा की कि जो दोहरी फसल पद्धति के जरिए अगर हम उत्पादन इस बार ले रहे हैं हम खरीफ में, तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी। थोड़ा सा और बताइए सावधानियों के बारे में कि किसान भाई क्या ना करें अगर वो दोहरी फसल पद्धति से इस बार उत्पादन ले रहे हैं। तो सावधानियों में सर मैं एक बात और फिर से बताना चाहूँगा। जैसे अपने गन्ने की फसल भी अपने कुछ एरिया में मध्य प्रदेश में गन्ना भी होता है, तो गन्ने की फसल इनिशियल क्या प्रारंभिक 120 दिन पे बहुत छोटी होती है। तो अपना 120 दिन में जो टाइम जो अपना बचता है उसमें आप आलू की बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए क्रॉप होती है, आलू उगा सकते हो, हरे धनिया की 2 से 3 कटिंग ले सकते हो आप, मूली ले सकते हो छोटे। तो ऐसी क्रॉप लेने से क्या जो लंबी अवधि वाली, क्योंकि गन्ना एक साल भर की फसल है, तो उसमें आप इंटर क्रॉपिंग का एक बहुत ही अच्छा मीन्स क्या बोलते हैं कि जैसे आपको गन्ने की इनकम तो मिलेगी उसके साथ साथ आपके आलू की इनकम एक्स्ट्रा मिलेगी, अतिरिक्त इनकम मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पे कम लागत में आपको अधिक मुनाफा 100% अगर आप लंबे ड्यूरेशन वाली या कोई सी भी फसल पद्धति को अच्छे से अपना कर आप कर रहे हो तो श्योर ही इसमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और इसके जो मैं इम्पोर्टेंस के बारे में जो बात करूँगा कि कई बार क्या होता है कि अपन लोग यहाँ किसान भाई भी गलती कर बैठते हैं, उनसे भी हो जाती है गलती, ऐसा कोई नहीं कि कई बार कॉम्पिटिटर फसल्स लगा देते हैं या तो वो अपने को थोड़ा महंगी पड़ जाती है। जैसे कोई उदाहरण देके आप समझाना चाहें। मैं उदाहरण देके ये बताना चाहूँगा कि जैसे सोयाबीन की कुछ वैरायटी जैसे जो 140 दिन में मैच्योर हो रही है, कुछ वैरायटी 90 दिन में मैच्योर हो जाती है। ठीक है, अपने उड़द के साथ उसको इंटरक्रॉप में किया अपन ने,
तो उड़द और सोयाबीन दोनों क्या होता है कि एक ही फैमिली की फसल है। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जो अपना जो उड़द है वो 75 दिन तक मैच्योर हो जाता है, और अगर उसके साथ अपन ने सोयाबीन की 140 दिन वाली किस्म का चयन कर लिया तो कहाँ 75 दिन कहाँ 140 दिन। दूसरा है कि जो एक ही खेत में अगर अपन कॉमनली दलहन फसलें लगाए तो उसका फायदा तो ये होता ही होता, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मोज़ेक रोग एक समस्या है दलहनी फसलों में, वो सेम फसल जो है ना, यानी दोनों फसलों को सोयाबीन में भी आती है उसमें भी आती है। लेकिन अगर आप इसमें एक धान्य फसल को इंक्लूड करेंगे और एक दलहनी फसल को, तो उसमें दो फायदे होंगे, क्योंकि दलहनी फसल क्या होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, उसको स्टोर करके रखती है या 25% तक नाइट्रोजन की मात्रा को अपने खेत में बढ़ाती है। तो मेरा ये मानना है कि जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो दोनों फसल में उसमें भी कंपटीशन नहीं होगा। इसलिए जो अपने मेन इसमें मुख्य यही ध्यान रखना होगा कि अपनी फसल प्रणाली है वो उसका चुनाव सबसे अच्छा होना सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण यही होता है किसान भाइयों, फसलों का चयन। दो दलहनी फसल एक साथ लेने की बजाय एक आप दलहनी फसल लें, एक धान फसल लें। सब्जियों में भी क्या इस तरीके से हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, सब्जियों में अपन इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। सबसे जो अधिकतर आपने धनिया का या जो छोटी अवधि वाली सब्जियां हैं, ठीक है, उनको ले सकते हैं, और उनको ले सकते हैं जैसे धनिया की 2 से 3 कटाई। और क्या होता है कि जैसे अभी तो खरीफ सीजन चल रहा है, तो धनिया क्या जनरली सर्दी की क्रॉप है, लेकिन धनिया अपने को खरीफ में भी हरा धनिया की जरूरत रहती है, इस समय बहुत दाम बढ़ जाते हैं, मार्केट डिमांड है और भाव भी अच्छे मिलते हैं, तो धनिया को थोड़ा ठंडा चाहिए। तो मैं इवन दैट कि मक्के के साथ आप इंटरक्रॉप करोगे तो जो मक्का की छाया रहेगी उससे उसको जो अनुकूल तापमान चाहिए, अनुकूल उसकी जो जलवायु चाहिए वो फसल को मिलेगी। दूसरी चीज इसमें यह भी है कि मार्केट ओरिएंटेड इसको रखे, जैसे कि आपका जो क्षेत्र है चीनी मिल के आसपास है तो आप गन्ने के पे जाइए, पास में सब्जी मंडी है तो सब्जी मंडी पे जाइए। तो कोई भी जो कृषि आधारित उद्योग है जैसे दाल मिल है तो आप दलहनी की ओर ज़्यादा मुँह करिए। तो ये अपने लिए ज़्यादा और भी कारगर, क्योंकि अच्छे दाम मिलना, खेती उत्पादन लेना एक अच्छी बात है, कला है, अपने विज्ञान है। उस उत्पादकता को मार्केट में बेचना अच्छे दामों में, ये भी एक कला है। और उसी के आधार पर क्या पता कि इस बार जैसे अपने अनाज खूब पैदा कर लिया लेकिन उसका अच्छा भाव नहीं मिला, तो फिर उसका क्या, तो आप मार्केट ओरिएंटेड पे भी जाइएगा तो आपको इसमें बहुत अच्छा। देखिए तो किसान भाई, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई फसल उगाना तो एक कला है ही, लेकिन उसको मार्केट में बेचना, उससे अच्छी कीमत प्राप्त करना, वो भी एक कला है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप चीनी मिल के आसपास खेती करते हैं तो आप गन्ना उत्पादन करें, या दाल मिल है आपके आसपास तो आप दालों के साथ साथ फिर उसमें कुछ सब्जियां ले सकते हैं, अन्य फसल ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। एक चलते चलते और फसल चक्र के बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए कि वो उसको कैसे अपनाना चाहिए हमारे किसान भाइयों को। फसल चक्र जो एक पूरा ये अंतर्वर्ती फसल में मुख्यतः अपन देखेंगे कि सबसे पहले इसमें उस जलवायु का होना जरूरी है। जैसे मैं छिंदवाड़ा जिला इनकी तरफ बात करूँ तो इधर मक्का अच्छा होता है और इसी एरिया के पास कपास भी अच्छा होता है। तो आप 4 लाइन कपास के साथ 2 लाइन मक्के की, अच्छा, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना ये जरूरी है कि दोनों को ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व चाहिए। तो आपको फर्टिलाइजर की जो खाद और पानी दोनों की ज़रूरत है, जो क्रॉप की जो मांग है उसके अनुसार आपको देनी है। दूसरी चीज़ अपन जो मालवा रीजन की बात करें तो ये सोयाबीन का नाम लेते ही मालवा सोयाबीन अपने आप में निकल आता है। तो आप सोयाबीन के साथ साथ आप जो तुअर अरहर उसका अगर आप वो करोगे तो इवन दैट आपको अच्छा मिलेगा। और इसके साथ साथ क्या होता है कि अभी क्या होता है, एक ही तरह की फसल प्रणाली लेने से क्या होता है कि अपनी फसल में अपनी जो भूमि है उससे एक ही तरह का पोषक तत्व, तो मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, वो कमी होती है। तो अपन एक फसल विविधीकरण की तरफ जाए, एटलीस्ट अपने जो साल भर का एक क्रॉपिंग सिस्टम फसल चक्र होता है उसके अंदर एक फसल दलहनी, एक धान्य फसल, एक या ऑयल सीड जो तैलीय फसल होती है उसको अपन लगाएं तो इवन अपने को ज़्यादा अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। तो देखिए किसान भाइयों, अंतर्वर्ती फसल पद्धति बहुत लाभदायक है। अगर एक फसल का नुकसान हो रहा है तो दूसरी फसल कम से कम आपको कुछ आय देकर के जाएगी। और अगर आपने करवाया और बीमा बिल्कुल करवाना चाहिए, हमारे किसान भाई करवाते भी हैं, और जिन्होंने नहीं करवाया वो जरूर करवाएं, फसल बीमा योजना का लाभ लें। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी।
तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते आप देखिए खबरें खेती की। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं खबरें खेती की और नजर डालेंगे सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर। खरीफ बोनी में जुटे किसान, गिर गाय ने थार पार कर बछड़े को दिया जन्म, कृषि यांत्रिकी विधि से खरपतवार प्रबंधन, सोयाबीन को पीला होने से रोकें और तिलहनी फसलों में गंधक प्रबंधन। सबसे पहले बात करेंगे खरीफ बोनी में जुटे किसान। प्रदेश में इस साल समय पूर्व आए मानसून से प्रदेश के किसान इस समय खरीफ फसलों की बुआई में जुट गए हैं। निमाड़ क्षेत्र में जहां कपास की बोनी तेजी से हो रही है, वहीं मालवा एवं अन्य सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में सोयाबीन की बुआई शुरू में हो गई है। किसान भाई मक्का, उड़द, ज्वार, बाजरा की बुआई भी करने लगे हैं। धान उत्पादक क्षेत्रों में नर्सरी डालने का काम शुरू हो गया है। चालू खरीफ सीजन में 149 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसल बोने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि गत वर्ष 145 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई हुई थी। इस वर्ष सबसे अधिक 62 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन एवं 34 लाख हेक्टेयर में धान बोई जाएगी। गिर गाय ने थार पार कर बछड़े को दिया जन्म। भोपाल स्थित देश की सबसे बड़ी दूसरी अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला में गिर प्रजाति की गाय ने थार पार कर बछड़े को भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से जन्म दिया है। दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में यह बड़ी सफलता है। स्वस्थ और उच्च स्तरीय थार पार कर बछड़े के बड़े होने के बाद प्रदेश में इस नस्ल की बछियों का प्रचुर उत्पादन हो सकेगा। मूलतरू राजस्थान की थार पारकर नस्ल की गाय कम खर्च में सर्वाधिक दुग्ध देती है। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। यह गाय सूखे और चारे की कमी की स्थिति में छोटे जंगली वनस्पति का निर्वहन कर लेती है, किंतु संतुलित आहार व्यवस्था से इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता अधिक बढ़ जाती है। प्रयोगशाला में वितरण के लिए 20,000 से अधिक फ्रोजन सीमेंट स्ट्रॉ तैयार किए जा चुके हैं। कृषि यांत्रिकी विधि से खरपतवार प्रबंधन। श्री पद्धति में खरपतवार प्रबंधन हेतु यांत्रिकी विधि का ही प्रयोग करें। इसके लिए हस्तचलित कोनोविडर नामक यंत्र का प्रयोग रोप लगाने के बाद हर 10 दिन के अंतर में 3 बार करते हैं। इस पद्धति में कोनोविडर द्वारा उखाड़े गए खरपतवार मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इस प्रकार खेत में जीवांश पदार्थ की वृद्धि और खेत की गुड़ाई भी हो जाती है। कोनोविडर चलाने से जड़ों को वायु मिल जाती है, जिसके फलस्वरूप जड़ों का अच्छी तरह से विकास हो जाता है। खेत के खरपतवार खेत में मिल जाने से हमारे संरक्षण कृषि का एक उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। सोयाबीन में कृषकों के लिए उपयोगी सलाह। सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के द्वारा प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक कृषकों के लिए माह जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के माह के प्रथम सप्ताह तक उपयोगी सलाह दी गई है। मानसून का आगमन जिन क्षेत्रों में हो चुका है, वहां बतर मिलते ही सोयाबीन बोवनी जल्द से जल्द करें। रोगों की रोकथाम हेतु बीजोपचार अवश्य करें। इस हेतु प्रति 1 किलोग्राम बीज में 2 ग्राम थाइरम, 1 ग्राम कार्बेंडाइजम अथवा थाइरम, 2 ग्राम थाइरम, 1 ग्राम कार्बासिम अथवा जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम से उपयोग करें। तत्पश्चात कीटनाशक थायोमिथाक्सम 20 FS 10 मिली प्रति किलोग्राम बीज या इमिडिया क्लोरोप्रिड 48 FS 1.2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर जैविक कल्चर राइजोबियम एवं PDP प्रत्येक 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में उपचारित कर बोवनी करें। खरपतवार की अधिकता होने पर बोवनी के तुरंत बाद एवं सोयाबीन के अंकुरण पूर्व खरपतवार नाशक जैसे डाइक्लोस्टुलम 26 ग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा सल्फेंट्राइजोन 750 मिलीग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा पिंडीमिथालिन 3.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जहां पर सोयाबीन अंकुरित हो चुकी है, वहां पर नीला भृंग कीट के प्रकोप होने की संभावना हो सकती है। सोयाबीन को पीला होने से रोकें। सोयाबीन, उड़द एवं मूंग की फसल में विषाणु द्वारा येलो मोजेक विषाणु रोग देखा जाता है, जिसका प्रमुख लक्षण पत्तियों का पीलापन एवं पौधों का बांझपन दिखाई देता है। इसके नियंत्रण हेतु प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। बीज का उपचार
अंतःप्रवाही कीटनाशक दवा जैसे थायोमिथाक्साम 30 FS प्रतिशत 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपयोग करना चाहिए। सोयाबीन के खेत में जल भराव नहीं होने दें, जल निकास की समुचित व्यवस्था करें। तिलहनी फसलों में गंधक प्रबंधन। तिलहनी फसलों के लिए गंधक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फसलों में कली प्रकट होने के दौरान कुल पुष्प भार, पुष्प अवस्था तथा परिपक्व अवस्था आदि में गंधक की कमी से फसल विकास प्रभावित होता है। कुल पुष्प भार को बढ़ाने के लिए गंधक महत्वपूर्ण है क्योंकि अमीनो अम्ल, प्रोटीन, विटामिन तथा हरित लवण में गंधक एक महत्वपूर्ण घटक है। गंधक की अनुप्रयोग मात्रा को फसल मांग तथा मृदा स्तर के सह संबंधित करके प्रयोग करना चाहिए। तिलहन की उत्पादकता में 170 से 630 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बढ़ोतरी पाई गई है। 40 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर डालने से तिलहनी फसल उत्पादन में 10% तक वृद्धि प्राप्त की गई है। धान सूरजमुखी फसल चक्र में गंधक यदि 30-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दोनों फसलों में डाला जाए तो फसल उत्पादन में 25 से 30% तक की वृद्धि पाई गई है। और इसी प्रकार मूंगफली सरसों चक्र में 45 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर डालने से दोनों फसलों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। गंधक की मांग अपेक्षाकृत तिलहनी फसलों में अति महत्वपूर्ण रहती है। गंधक की आपूर्ति का सबसे सस्ता एवं सरल तरीका सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक है। और इसी के साथ खबरी खेती में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।